तो एक अंतर्द्वंद, एक स्पर्धा, एक अंदर खाने भी एक लॉबिंग होती है। और ये कोई भी गठबंधन रहा हो, कभी भी वो होता है। तो इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता कि इंडिया गठबंधन के लीडरशिप को लेकर के ममता बनर्जी ने जो अपने नाम का प्रस्ताव दिया है और उनका समर्थन सुप्रिया सुले जी ने किया, या फिर समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव जी का जो टोन बदला हुआ है और वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं, तो वो इंडिया गठबंधन के भीतर एक कांग्रेस के समांतर एक ग्रुप दिख रहा है जो लीडरशिप के लिए कांग्रेस के लिए चुनौती बने। इस बात को मैं तो कम से कम मानता हूं कि ये चीजें चल रही हैं। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन इन कारणों से टूट रहा है या टूटने वाला है? तो यहां पर मैं बिल्कुल सहमत हूं प्रशांत टंडन जी से कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच में कोई सैद्धांतिक असहमति कम से कम नहीं है, और इस कारण से इंडिया गठबंधन नहीं टूटेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नाराज हो जाए, कोई बात हो जाए, किसी की लोकल स्थानीय राजनीति की कोई जरूरत पैदा हो जाए, वो कारण हो सकते हैं। जैसा कि चुनाव के समय पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो आज इंडिया गठबंधन को का नाम देने का उनका दावा है और सही दावा है, उन्होंने अपने आप को एक तरह से कांग्रेस से दूर किया था, लेकिन इंडिया गठबंधन में बने रहने की व्यवस्था तब भी थी उनकी। अगर वो इंडिया गठबंधन में से अपने आप को अलग कर लेती तो चुनाव नतीजे वो नहीं होते जो उनको मिले हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का मतलब है एनडीए के खिलाफ एक गठबंधन जो एनडीए की विचारधारा के समांतर राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प बनने की कोशिश कर रहा है। तो बीजेपी विरोधी या एनडीए विरोधी जो वोट्स हैं वो है इंडिया गठबंधन, और अगर कोई रीजनल पार्टी इंडिया गठबंधन से हटती है तो उस वोट का नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, और इंडिया गठबंधन में रहती है तो उसका उस वोट का फायदा उसको मिलेगा। इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश भी, इसका उदाहरण है कि जो समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ चुनाव लड़ी थी, 5 में सीटों पर थी, 5 पर ही रह गई थी पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में, वही समाजवादी पार्टी 2024 में इंडिया गठबंधन में रह करके चुनाव लड़ती है तो उसको 37 सीटें अपने दम पर, और यही बात कांग्रेस के लिए बोले तो कांग्रेस 6 सीटों पर आ जाती है, एक से बढ़ करके जंप लगा करके, दोनों को फायदा होता है। ये भी उदाहरण, ये है इंडिया गठबंधन की मजबूती जो उनको चुनावी फायदे भी देती है। इंडिया गठबंधन ने सरकारें भी बनाई हैं, जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जीता है, झारखंड में इंडिया गठबंधन जीता है, और जहां हार हुई है वहां भी उसी तरीके से बातचीत हो रही है कि इंडिया गठबंधन की हार हुई है तो क्यों हुई है और हराने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि इंडिया गठबंधन की संघर्ष से मजबूती आती है, इस बात को ध्यान में रखें। ये भी अंदरूनी संघर्ष भी एक तरह का संघर्ष है। कांग्रेस जो कि अघोषित रूप से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, वो कांग्रेस को इस तरह के संघर्ष का भी सामना करना पड़ रहा है, और इससे वो पार्टी मजबूत होगी, कमजोर नहीं होगी, ये आप समझिए। इसके अलावा दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में आप देखते हैं, आपने सही कहा कि जिस लोक जनशक्ति पार्टी को बीजेपी ने तोड़ा था, पहले उनके सांसदों को वही पशुपति पारसनाथ के नेतृत्व में समर्थन लिया था, और जब विधानसभा चुनाव आया तो उन्होंने उनको छोड़ करके लोक जनशक्ति पार्टी के साथ, और आगे भी लोकसभा चुनाव में उनको मूल पार्टी बनाया। ये सारी चीजें हैं। लोकसभा चुनाव में, मुंह से विधानसभा निकल गया, लोकसभा चुनाव में उनको बनाया था, अब ये बदल लिया। तो आज वो पार्टी को उन्होंने तोड़ा, उसके परिणाम दिख रहे हैं। उनके साथ ही एनडीए से अलग होते चले गए। ये कुछ जरूर है कि नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन छोड़ना और एनडीए गठबंधन में जाना एक राष्ट्रीय राजनीति में भी एक प्रभाव छोड़ गया। जिन्होंने संविधान का नारा दिया था, बचाने का, क्षमा कीजिए, आरक्षण को लेकर के, या आबादी के हिसाब से आरक्षण हिस्सेदारी मिले, इसको लेकर के जो जातीय सर्वेक्षण की बात कही थी, पहल की थी, तो वो जिसको इंडिया गठबंधन ने अडॉप्ट किया, एक तरह से नारा बनाया, वो
जरूर नीतीश कुमार के हटने से नुकसान हुआ इंडिया गठबंधन का, ये दिखता है। चुनाव के बाद भी बैसाखी वही बनी। मगर आज की जो राजनीति पर हम वापस लौटते हैं, तो आज की राजनीति में अगर जो घमासान हम देख रहे हैं, जो बराबरी की टक्कर देख रहे हैं, संसद के भीतर हो या संसद के बाहर, संसद के बाहर भारतीय जनता पार्टी कहीं संघर्ष करती दिखती ही नहीं है। इवन वहां भी जहां वो अपोजिशन में है, वो जो भी संघर्ष करती दिखती है, राष्ट्रीय स्तर पर जो उसका नरेशन है, जो उसकी गठजोड़ है पूंजीपतियों के साथ में, और जो इलेक्टोरल विन वो पाते हैं, उसकी ताकत उनके साथ है। डबल इंजन सरकार की ताकत है, दौलत की ताकत है, वो दिखती है। लेकिन संघर्ष की ताकत आज भी इंडिया गठबंधन के पास ही नजर आती है। आज शरद पवार संघर्ष कर रहे हैं। अगर वहां उस गांव में जहां पर के बैलेट पेपर से वोट डालने की कोशिश हुई और असफल कर दिया गया, वहां संघर्ष ईवीएम हटाने और बैलेट पेपर लाने का चल रहा है। या राहुल गांधी भी उस संघर्ष से जुड़ने वाले हैं, वो जयपुर में भी आज थे। ये हर दिन का एक कि कुछ न कुछ बात, कुछ न कुछ संघर्ष जो है दिखता है संसद के भीतर। जब अडानी मोदी एक है का नारा लगाते हैं, तो ये संघर्ष करती हुई इंडिया गठबंधन जो आज दिख रही है, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये अपोजिशन नहीं हुआ करता था, कमजोर हुआ करता था, और आज मजबूत अपोजिशन के साथ में इस सत्ता का सामना हो रहा है। इसलिए बीजेपी की टेंशन बढ़ी है। इंडिया गठबंधन ने वास्तव में बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है और लगातार बढ़ा रही है। जो पीड़ित हैं ही इस सत्ता से, उसकी सियासत से। इंडिया गठबंधन से बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो पीड़ित हैं। वो राजनीतिक दल नहीं है, इसके बावजूद पीड़ितों की संख्या इस देश में बहुत ज्यादा है, इस सत्ता के पीड़ित। आज ही संजीव खन्ना का केस सामने आया, जिसको उस मामले में बरी किया गया, जो आज भी वो जेल में है, एक और मामले में जेल में है। उनका कसूर भी यही था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो सांप्रदायिक दंगे गुजरात में हुए थे, उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि इन्होंने छूट दे दी थी 3 दिन तक जो कुछ करना है करो। तो उनको अलग अलग मामलों में फंसाया गया। इस देश में आज भी उमर खालिद हैं, शर्जिल इमाम हैं, तीस्ता सीतलवाड़ हैं, दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, कोई जेल के भीतर रह के और जेल से बाहर जमानत पर भी है। तो सत्ता से पीड़ित लोग, वो जो कि सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं या तानाशाही के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक हैं। हमें लगता है एक इंट्रा इंडिया गठबंधन बनाने की जरूरत है, केवल पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, वैसे लोगों का भी। वो लोग अकेले क्यों संघर्ष कर रहे हैं? क्यों नहीं इंडिया गठबंधन उनके साथ है? क्यों नहीं खुल के बोलने में क्या दिक्कत है कि हम संजीव खन्ना के साथ हैं? भाई आज जब साबित हो जाएगा, कोर्ट साबित करेगा, तब आप साथ रह के ही क्या कर लेंगे? आपको संघर्ष के समय में साथ देना चाहिए। एक व्यक्ति जो कोई मोदी के खिलाफ बोलता है, जो कि अडानी के खिलाफ बोलता है, उसको तरह तरह से प्रताड़ित करके जेल में डाल दो, वो उसका व्यक्तिगत मामला हो जाता है। तो ये बात भी समझने की आवश्यकता है जब हम इंडिया गठबंधन की बात बोलते हैं। अगर उन चीजों को अगर हम छोड़ते हैं, तो इंडिया गठबंधन में भी जब कोई एक पिट रहा होगा तो बाकी देख रहा होगा, वो हालात बनेंगे। अब जैसे ईवीएम का सवाल आपने बोला, बैलेट पेपर का सवाल बोला, आवाज उठ रही कहां से? जो पीड़ित प्रदेश है महाराष्ट्र से आवाज उठ रही है। कहां से? ये एक बहुत अच्छी बात है कि जिस विधानसभा में एनसीपी शरद पवार जीता है, उस विधानसभा में जीत के बावजूद एक गांव में जहां कम वोट मिले हैं, गांव वालों को आश्चर्य है कि उनको कम वोट कैसे मिले, हम तो हमेशा उन्हीं को वोट देते आए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आवाज उठी है। पर महाराष्ट्र के सवाल पर इंडिया गठबंधन की बैठक राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं होनी चाहिए? या उत्तर प्रदेश में जब बाई इलेक्शंस हारी, अखिलेश यादव अकेले बोलते क्यों नजर आए? या हरियाणा में जब कांग्रेस हारी तो कांग्रेस अकेले बोलती क्यों नजर आई? ये चीजें हैं। और तब कहां थी ममता बनर्जी? तब कहां थे दूसरे लोग? भाई ये उस समय कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है, आज भी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। एक सुर में बोलने की जरूरत है। हम कितना
इस बात को भाई हम समझते हैं, किसी को भी ढकने पोतने की जरूरत नहीं है, खुलकर बात करनी चाहिए। जो इंडिया गठबंधन की खामी है उस पर भी बात करनी चाहिए, और क्योंकि इंडिया गठबंधन को हम एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर नहीं देखते, हम आज उस दौर में हैं जबकि डेमोक्रेसी को बचाने की एक लड़ाई चल रही है, वहां इंडिया गठबंधन दिखता है। जिस दिन हमें लगेगा ये उस लड़ाई से भटक गई है तो भाई हम उसको राजनीतिक पार्टी मान लेंगे, सत्ता में आने जाने के लिए जैसे राजनीतिक पार्टियां होती है वैसे एक जोड़ मान लेंगे। ये फर्क है हमारे उससे सहानुभूति रखने या नहीं रखने का, ये बारीक फर्क है जिसको समझना पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि इंडिया गठबंधन इलेक्शन को लेकर के आवाज उठा रहा है, लेकिन इलेक्शन तो बहुत बड़े लेवल पर अपहरण हो रहा है। चुनाव की चोरी जो है उस चोरी को कायदे से पकड़ने की जरूरत है, और इसके लिए आपको उस उद्योगपति के खिलाफ बोलना पड़ेगा जो चोरी छिपे बैठक कराते हैं और सरकार गिराने और काम करते हैं। उनकी भी भूमिका है, चुनाव आयोग की भी भूमिका है, सत्ता की भी भूमिका है। ये पूरे एक गठजोड़ का परिणाम है। तो जिसमें उस स्तर पर जाकर विरोध करने का दम नहीं होगा, वो फिर सेल्फ रूप में, अपने व्यक्तिगत रूप में पीड़ित बन करके बस हमदर्दी हासिल करने का प्रयास करेगा। ये हमदर्दी हासिल करने का समय नहीं है, लड़ाई लड़ने का समय है। क्या इंडिया गठबंधन के घटक दल इस लड़ाई के लिए तैयार हैं? अगर सारे घटक दल तैयार नहीं है तो संघ और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन नहीं होगा, फिर अलग किस्म से होगा महाराष्ट्र, फिर जनता ही लड़ेगी। फिर लड़ने दीजिए, जनता ही। मरकरवाड़ी की जनता ने जो काम किया है, पॉलिटिकल पार्टी हो सकते थे, इंडिया गठबंधन कर सकते। इंडिया गठबंधन को दिखाया रास्ता जनता ने, मजबूर किया जनता ने। तो जब इंडिया गठबंधन या कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी जिम्मेदारी में कोताही करके दिखेगी तो जनता को आना पड़ता है, रास्ता दिखाना पड़ता है। और मरकरवाड़ी की जनता को इसीलिए सैल्यूट है कि उसने रास्ता दिखाया है। और आज शरद पवार पहुंचे, अच्छा होता कि राहुल गांधी का पहुंचने का कार्यक्रम था वो भी होता, लेकिन नहीं हुआ। ये होता तो और बड़ा संदेश जाता। अब वो अलग दिन जाएंगे मरकरवाड़ी, तो भाई एक साथ क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते? ये क्या गठबंधन का ऑफिस का हम लोग चलाएंगे क्या? इंडिया गठबंधन का ऑफिस तो वहां से चलेगा ना कि यूनिफाइड ढंग से आंदोलन हो। तो ये कमी है, और ये इस कमी को दूर करने, इसका कारण है बहुत सारे अलग अलग मतों के लोग इकट्ठा हैं, एक राष्ट्रीय कॉज के लिए इकट्ठा है। और वो राष्ट्रीय कॉज में हमने कहा है बोलने की ताकत लानी होगी। उद्योगपति के खिलाफ लड़ना है तो लड़ना होगा। एक डिफरेंसेस, बस थोड़ा सा और वक्त लूंगा अगर इजाजत हो तो, थोड़ा सा और जी। वो ये कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि अडानी तो जनता का मुद्दा है ही नहीं, इससे तो मुद्दा तो महंगाई है, मुद्दा तो बेरोजगारी है, मुद्दा तो संबल है, मुद्दा तो मणिपुर है, मुद्दा तो बंगाल है। कुछ इस तरह से बातें बोलते हैं। सारे मुद्दे हैं देश के, लेकिन इन मुद्दों को, ये मुद्दे पैदा कहां क्यों हो रहे हैं? अगर अडानी अपने आप में मुद्दा नहीं है, अडानी पूरा एक सिस्टम है जो कि इन सभी कारणों के जड़ में है। तो यहां पर अगर आप ऐसे सोचते हैं कि अडानी मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा क्या है? संविधान बचाओ आंदोलन क्या अडानी से लड़े बगैर होगा? आरक्षण बचाओ आंदोलन क्या अडानी और मोदी के गठजोड़ से लड़े बगैर होगा? जो आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी का नारा है, जनगणना को सर्वेक्षण करने की बात है, जातीय सर्वेक्षण, जातीय जनगणना, वो जो सवाल है, वो लड़ाई क्या मोदी अडानी के युति के खिलाफ होगा या उससे हटके होगा? जो लोग सोचते हैं कि उससे हटके होगा और ये इंडिविजुअल एक समस्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी राजनीतिक भूल है। वे उनकी राजनीतिक भूल है। अगर वो इस बात को नहीं समझेंगे तो कि लड़ाई कहां पर है, तो ये गठबंधन फिर इसी तरह का एक गठजोड़ बनकर रह जाएगा, जो कि जिसका ना कोई प्रमुख होगा, बस अघोषित रूप से लोग नेता रहेंगे। तात्कालिक सफलताएं मिल सकती हैं, तात्कालिक सफलताएं तो अकेले भी चुनाव लड़के मिलती हैं, गठजोड़ में भी मिल जाएंगी,
लेकिन एक व्यापक और निरंतरता के साथ सफलता तब मिलेगी जब स्पष्ट रूप से आप नेता का चुनाव करिए। चुनाव चुनाव के पहले न कर पाए तो आज करिए। आज ममता बनर्जी चैलेंज दे रही है, ममता बनर्जी के समांतर कोई दूसरा नेतृत्व तो खड़ा कर दीजिए, अगर दूसरा पसंद है, नहीं तो स्वीकार कर लीजिए ममता बनर्जी को। लेकिन मैं आसानी से बोल रहा हूं, इतना आसान मामला नहीं है, लेकिन नेतृत्व तय करना होगा, ये बात जरूरी है। मुद्दे चुनने पड़ेंगे, ये बात जरूरी है। मुद्दों पर सहमति बनानी होगी, साझा